हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 12, जो मैंने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट की है। ओके, और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं पीजीटी कॉमर्स के लिए। ओके, और इससे पहले के जो पार्ट है, पार्ट 1 to 11, उसकी जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ पर क्लिक करके इससे पहले के पार्ट भी ज़रूर देख सकते हैं। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। और इसके अलावा 71 अप्रॉक्सीमेटली 71 लेक्चर्स है कॉमर्स के, वो आपके वो भी एमसीक्यूज है, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 71 है वो। ओके, तो वो भी आपको ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप पढ़ेंगे एमसीक्यूज करेंगे उतनी ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होगी। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 12 को। Here the first question is on the admission of new partner। अगर एक नया पार्टनर आता है तो उससे क्या होता है? ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व्ड, ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड, बोथ ओल्ड पार्टनरशिप एंड फर्म आर डिसॉल्व्ड, नाइदर पार्टनरशिप नोर फर्म इज डिसॉल्व्ड। देखो, आप ये चीज समझ के रखो, जो पार्टनरशिप है और फर्म, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म दोनों में डिफरेंस होता है। ये आप लोगों ने 12th में सीखा ही है, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही आप लोगों के यूजफुल रहते हैं एमसीक्यूज में। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर बाय चांस कोई नया पार्टनर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी फर्म डिसॉल्व हो गई। हमारी जो पार्टनरशिप है ओल्ड, वो डिसॉल्व हुई है, क्योंकि अब चेंजेस होंगे ना। तो ध्यान रखना, तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व्ड। ऐसे कई बार, सॉरी, ओल्ड फर्म नहीं, ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, फर्म नहीं, ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी। क्योंकि फर्म तो आप समझ सकते हो कि उसका तो एग्जिस्टेंस जब बिल्कुल हमारा, अब एक आपने टॉपिक पढ़ा होगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, वो अलग हो जाता है। लेकिन अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो हमारी पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, ना कि फर्म डिसॉल्व होगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सेकंड वाला। ओके, नेक्स्ट है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ए और बी का रेशियो क्या है? 3:2। उन्होंने नया पार्टनर लाए सी, उसको 1/3 दे रहे हैं। ठीक है, शेयर। अब न्यू रेशियो क्या होगा आप लोगों को ये बताना है। तो आप लोगों को इस टाइप का एक क्वेश्चन जनरली मिल जाता है। तो अगर हम माने कि 1 है टोटल, ठीक है, टोटल प्रॉफिट, उसमें से 1/3 किसको चला जाएगा? सी को, तो 2/3 बचा। अब 2/3 का, ये देखो, 3/5 किसको जाएगा? ए को जाएगा। कितना हो जाएगा ये आपका? 6/15। और अब ये देखिए आप लोग, बी के पास कितना जाएगा? बी के पास, आपके पास कितना जाएगा? बी के पास जाएगा 2/3 का 2 बाय, यहाँ पर देखिए आप, ये जाएगा 2/5, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4/15। अब उसके बाद देखो, ए का 6/15 हो गया, बी का 4/15 हो गया, और सी का हमारा कितना हो गया? देखो 1/3 है, अगर हम बेस को सेम रखेंगे तो यहाँ पे 5/15 आ जाएगा। तो सी का हमारा क्या हो जाएगा? 5/15। तो हमारा यहाँ आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दी अबव। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको ऑप्शन में से आंसर मिले, तो आपको कैलकुलेशन ज़रूर कर कर देखना है। हमारा आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दी अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी कैन नॉट इशू। एक कंपनी क्या इशू नहीं कर सकती? रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स, फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। तो आप लोगों को पता होगा रिडीमेबल वर्ड का मीनिंग यहाँ पे क्या है। जैसे कि जो हम, यानी कि कंपनी के वाइंडिंग अप से पहले ही हम उसको रिडीम कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इक्विटी शेयर्स पहले रिडीम कभी भी नहीं किए जाते हैं, वो लास्ट तक रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? ए वाला, रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स। उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास क्या राइट होता है? देखो,
प्रेफरेंस यानी कि पहल, उनको ध्यान रखना प्रेफरेंशियल राइट होता है उनका। अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर से उनका कंपैरिजन करें तो उनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है एज टू द डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कि उनको डिविडेंड भी पहले मिलेगा और लिक्विडेशन के टाइम जो है उनको जो उन्होंने कैपिटल दिया है उसकी रीपेमेंट भी उनको पहले मिलेगी। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके बाद है, देखो प्रेफरेंस शेयर्स के बहुत सारे टाइप्स पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। Preference shares, in case the holders of these have a right to convert their preference shares into equity shares at their option according to terms of issue। देखो कई preference shares ऐसे होते हैं terms of issue के according जिनके पास right होता है कि वो अपने preference shares को equity shares में convert करवा सकते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, सेकंड है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, फिर है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, फिर डी है नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। तो इनको हम लोग बोलेंगे कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि इनको वो लोग कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ इशू। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है विच शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू रिसीव द एरर्स ऑफ डिविडेंड फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट्स। अब इसका मीनिंग समझिए। सबसे पहले सपोज एक पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, अब इतने प्रॉफिट नहीं थे कि हम डिविडेंड पे कर पाते प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, वो इकट्ठा होता गया 2-3 साल, सपोज हमने नहीं पे किया और नेक्स्ट ईयर जब हमें प्रॉफिट हुआ तो ऐसे कौन से शेयर्स हैं प्रेफरेंस शेयर्स जिनको मतलब जो उनका एरर्स था, जो इकट्ठे हुए पड़ा था डिविडेंड, वो उनको दिया जाएगा। तो वो किस में होता है? हमारा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में। किस में होता है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा होते रहना, तो वो होता है हमारा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में। ओके, नेक्स्ट है हमारा अ प्रेफरेंस शेयर विच डज नॉट कैरी द राइट ऑफ शेयरिंग इन सरप्लस प्रॉफिट। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनके पास राइट नहीं होता है कि वो सरप्लस प्रॉफिट यहाँ पे क्या है कि पहले उनको प्रेफरेंस डिविडेंड मिल गया जो मिलना था फिक्स्ड रेट पे, उसके बाद कई ऐसे केसेस आते हैं कि उसके बाद भी उनको जब इक्विटी शेयर होल्डर्स वगैरह को डिविडेंड दिया जाता है तो उनको भी सरप्लस प्रॉफिट में शेयर मिलता है। तो वो कौन से होते हैं हमारे? आपको बताना, डज नॉट कैरी, वो होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो लोग, ध्यान रखना, बी वाला। ओके, नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल शेयर कैपिटल। नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या होता है ये बताना है। तो नॉमिनल शेयर कैपिटल वो कैपिटल है, द मैक्सिमम अमाउंट, जिसको हम ऑथराइज्ड कैपिटल भी बोलते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू, जो कि एक कंपनी ऑथराइज्ड है इशू करने के लिए मैक्सिमम अमाउंट। ओके, मैक्सिमम अमाउंट होता है ये। नेक्स्ट है हमारा द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो फर्स्ट है 3 and 7 रेस्पेक्टिवली, फिर है 2 and 7 रेस्पेक्टिवली, सी है 2 and 9 एंड डी है नन ऑफ द अबव। ओके, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। उसके बाद है विच कंपनी शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। कौन सी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं? देखो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, दोनों बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव। आपको पता है जो प्राइवेट कंपनी है उसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, पब्लिक कंपनी के होते हैं बट प्राइवेट कंपनी के नहीं होते हैं ट्रांसफरेबल फ्रीली। नेक्स्ट है द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इफ कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी। अगर देखो टाइप्स होते हैं ना हमारा कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है या कैसे है, अगर गारंटी से लिमिटेड है कंपनी तो किससे जो होगा लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स कहाँ तक लिमिटेड होगी? फर्स्ट है अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, बी है गारंटी अमाउंट, सी है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, डी है नॉन ऑफ दी अबव। ऑब्वियस है, अब गारंटी बाय गारंटी है तो जितना उन्होंने बोला है गारंटीड अमाउंट उस तक की तो उनकी लाइबिलिटी ऑब्वियस है होगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर? बी वाला। ओके, नेक्स्ट है हमारा द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इफ कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो नाम से ही पता चल रहा है कितना होगा, ये होगा आप लोगों का, ये होगा आपका, देखिए अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। कितना होगा? अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स।
देखिए अब सपोज आप लोगों ने जैसे कि मान लो 1000 शेयर्स किए हुए हैं, ओके, अब 10 रुपीज पर शेयर है, उसमें से आप 8 रुपीज ऑलरेडी दे चुके हो, ठीक है, तो बाकी का 2 रुपीज रह गया ना अनपेड, तो 1000 × 2 ओनली 2000, यानी कि जितना अनपेड वैल्यू है उतने के लिए ही आप लाइबल होते हो, ये चीज ध्यान रखनी है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, अ कंपनी हैज, देखो बिल्कुल बेसिक है लेकिन आपको पता होना चाहिए इन डिटेल। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी बिल्कुल होती है, जो कंपनी के मेंबर्स है और कंपनी उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किया जाता है, कंपनी के। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल मतलब कंपनी लगातार चलती रहती है, मेंबर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है, बट कंपनी विल गो, मतलब वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। और लिमिटेड लाइबिलिटी होती है जनरली, आपको पता ही है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क, ओके। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।